नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, आज की बात से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की बात में हम 5वीं सालगिरह मना रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान की, और इस तरफ हर रोज़ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं और ये पूरा 15 दिन हम इसी को डेडिकेट कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो भी व्यक्ति नशे की तरफ है वो कम से कम वहाँ से वापस आए। और अगर आप वहाँ से वापस आना चाहते हैं और साझा करना चाहते हैं अपनी सारी समस्याएं किसी से, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1446। और नशे को ना कहने की अब ज़रूरत है। और ये जो हमारे जेनजी हैं या जो ये युवा वर्ग है वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है। तो से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ, हेल्थ, करियर, स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये एक ज़रूरी बात आप सभी से साझा करना चाहती थी। साथ ही आपको बता दूं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी हम मना रहे हैं साथ ही साथ, और ये समय बहुत ज़रूरी है। और इस समय की जो थीम है वो है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। जी हाँ, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ये हफ्ता हम पूरा मनाते हैं और ईमानदार होना कितना ज़रूरी है आपके खुद के लिए और हमारे समाज के लिए, ये वीक हमें यही बताता है। और आज की बात में बस इतना ही और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं आज के विचार के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। कि इस बदलते दौर में आपको और आपके सामने नई नई चीज़ें हर रोज़ आएंगी, लेकिन आपको उससे डील करना भी सीखना होगा। और आपके साथ अगर इस तरीके की कोई घटना हो भी जाती है तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे, कैसे उसे आप पूरा निवारण ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस महीने को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों ये मामला अब इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ हर रोज़ ऐसे मामले आप अखबारों में पढ़ते हैं या फिर आप सोशल मीडिया या टेलीविज़न के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि हर रोज़ इस तरीके की कई सारे मामले आ रहे हैं। आपके घर, आपके नज़दीक, आपके आसपास भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जहां साइबर ठगी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है उसके साथ ठगी हो रही है, कोई इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, कोई बौद्धिक व्यक्ति है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है इंसान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनके साथ भी ये मामला हो रहा है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ से कि वाकई इसकी अब ज़रूरत क्यों है और पूरा का पूरा महीना हम क्यों डेडिकेट करते हैं इसको लेकर। और आज इस विषय पर जो तमाम जानकारी हमें देने वाले हैं वो साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही उनकी एक किताब है, वो एक ऑथर हैं और उनकी किताब अभी बेस्ट सेलर हुई है, बेवकूफ़ उसका नाम है। किताब के बारे में भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों आज के समय में ये सबसे प्रासंगिक चीज़ है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं अपने आज के मेहमान का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अभिनव दास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ऑथर हैं, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इस विषय में बता पाएंगे। सर, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि इस दिन को या वीक को या महीने को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, साइबर हाइजीन को लेकर के गवर्नमेंट हो या फिर जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोग काम करते हैं। और साइबर अवेयरनेस मंथ जो है अक्टूबर में मनाया जाता है और 2004 से मनाया जाता है। यूएस से शुरुआत हुई और अब तो इंडिया में भी इसको बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है। अवेयरनेस के लिए अलग अलग चीज़ें की जाती है और उस कड़ी में बेसिकली अगर समझे तो साइबर जागृत भारत इसका इस साल का जो थीम है उस पर काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, अलग अलग जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो इसका ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ों का जो है अवेयरनेस है। साइबर हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस जो होनी चाहिए अभी बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, लगभग 900 मिलियन यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स। अच्छा। तो इस पर बहुत ज़रूरत है इस पर बात करने की और उसी की कड़ी में ही मुझे लगता है ये है। जी सर, एक बात समझना चाहते हैं कि अपराध इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ गए? क्योंकि अभी अगर हम पिछले कुछ 4-5 साल देखें तो हर रोज़ अखबार में इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो क्या तकनीक का वो पक्ष कहीं हमसे छूट जा रहा है? क्या हम कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं और हमसे गलती हो जा रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समझने की ज़रूरत है 4-5 सालों का एक अगर आप टाइम लाइन लेते हैं 2020
और 2025 के बीच का जो पोस्ट कोविड का एक एरा मान लीजिए, तो इसमें एक बड़ा चेंज जो दिखने के लिए मिला है वो इंटरनेट का जो यूज़र का बेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लगभग 900 मिलियन के करीब इस बार टच हो जाएगा इस साल। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, मतलब आप समझे कि एक मेजर एरिया जो है जहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, और इंटरनेट यूज़र्स बढ़ने के बाद लेकिन जो साइबर हाइजीन जो होनी चाहिए, लोगों में जो समझ होनी चाहिए इंटरनेट यूज़ करने का, इसका जो लूप साइड है, जो नेगेटिव साइड है, उसको समझने का, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। इंटरनेट यूज़र बढ़े, उसके साथ साथ डिजिटल इंटरनेट जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत इस पे निर्भरता बढ़ी, तो धीरे धीरे इसके साथ साइबर क्राइम भी आ गया। जी सर, आपने अभी एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर भी हुई है, बेवकूफ़ उसका नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि उस किताब का विचार कहाँ से आया और क्यों लगा कि इस पर किताब लिखनी चाहिए और लोगों को जागरूक करने के लिए किताब के माध्यम से या एक पूरे डेटा के साथ बात करने की ज़रूरत है। जी देखिए, इंटरनेट पे लगातार मैं लगभग इंटरनेट और इन सब चीज़ों पे काम करता रहा हूँ। पिछला 1 दशक मेरा इसी चीज़ पे रहा है, साइबर से रिलेटेड चीज़ों पे। SMS के माध्यम से डिजिटल बहुत सारी चीज़ें जो होती है, साइबर क्राइम बहुत होता है। और मेरी जो कंपनी है पटना SMS करके मैं स्टार्ट किया था, तो इंटरनेट पे मैसेजेस के माध्यम से फिशिंग के केसेस बहुत होते हैं, जहाँ की मैसेज करके आपको अलग अलग तरह से बैंक के थ्रू मैसेज आएगा, नाम से, बैंक के नाम से, स्टेट बैंक के नाम से या कोई अलग बैंक से, और बोला जाएगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी उसको देखते हुए अलग अलग लगभग मैंने जो केसेस को बहुत क्लोजली देखा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आपके रिंग साइड व्यू साइबर क्राइम का। बहुत साइबर क्रिमिनल से डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा हुआ, जहाँ की वो मतलब सर्विस लेना चाहते थे, साइबर क्राइम करने के लिए आप टूल्स को यूज़ करना चाहते थे, चाहे SMS हो, चाहे जो IVRS कॉल होता है। क्यों IVRS कॉल? क्योंकि उसमें पकड़े नहीं जाते हैं, कॉल कहाँ से जनरेट हो रहा है पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आती थी, तो एक तरह से मैंने बहुत क्लोजली देखा, तो उसको बुक के फॉर्म में मुझे लगा कि इसको लाना चाहिए। और बहुत क्लोजली जब आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आपके क्लोज्ड वंस होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं इस पे। तो एक बुक के फॉर्मेट में मुझे लगता है कि उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत थी, तो अलग अलग तरह से चैप्टर वाइज मैंने इसको बुक के फॉर्मेट में डाला। जी जी। कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे सर? कुछ ऐसा जो आपने जो देखा, जो आपको लगा कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको किताब में ज़रूर शामिल करना चाहिए या लोगों को ज़रूर जानना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम पे एक तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि आप अगर डिजिटल विलेज करके एक मैंने चैप्टर डेडिकेट किया है, गांव के लोग जब आप देखेंगे जैसे साइबर पे जितनी समझ है उतनी है नहीं, और जब पेमेंट आता है, जैसे जनधन अकाउंट खुल गया, ठीक है, और सरकार के तरफ से जैसे किसान सम्मान निधि करके पैसा आता है, तो वैसे लोग बहुत मतलब टारगेट पे रहते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, कि उनको समझ तो है नहीं, उनके पास पैसे तो हैं लेकिन जो डिजिटल समझ होनी चाहिए वो नहीं होता है। और वैसे बहुत केसेस हैं जहाँ की बिहार में ही अगर आप स्पेसिफिकली अगर ले लें, तो जहाँ की जो आप जहाँ पैसे निकालने के लिए जाते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है, AEPS बोलते हैं, जहाँ की एकदम से देहात के लोगों को मतलब पेमेंट निकाल लिया जाता है, पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फिंगर इम्प्रेशंस हैं उनको कॉपी क्लोन कर लिया जाता है सिलिकॉन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती है। साइबर क्रिमिनल्स जो है बहुत स्मार्टली काम करते हैं, तो उनको आउटस्मार्ट करने के लिए हमको अवेयरनेस पे काम करना होगा। चाहे गांव की अगर हम बात करें तो साइबर चौपाल लगा करके पंचायत में, गांव में इस तरह करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उस तरह से हम नहीं करते हैं सैनिटाइजेशन, जिसको अवेयरनेस बोले, तो गांव में और ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे। अभी जितने दिख रहे हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि UPI का ही आप डेटा ले लें सिर्फ, तो लगभग 84-85% जो पेमेंट होते हैं UPI के थ्रू होते हैं। और ज़्यादातर जो साइबर क्राइम के केसेस है UPI के थ्रू होता है, लिंक भेज दिया, बोला कि पेमेंट। तो ये समझने की ज़रूरत है कि UPI के थ्रू किस तरह से पेमेंट नहीं। तो आप बैंक को भी ज़रूरत है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पब्लिक में जितने, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, सबको सेंसिटाइजेशन पे काम करना चाहिए। जी। आपकी किताब में एक लाइन है सर, साइबर अपराध अब तकनीकी नहीं मनोवैज्ञानिक अपराध बन चुका है। कैसे आप इसको डिकोड करते हैं? जैसे देखिए, आप साइबर क्राइम जो होता है बेसिकली आपके जो माइंडसेट है, जो मनोविज्ञान है, आपका समझ है, उस पर हिट करता है। कैसे इस चीज़ को समझें? जैसे आप एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उस पर हिट करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल ले लें, एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर का बोलेगा कि आपका
जो ड्राइविंग लाइसेंस है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह का अर्जेंसी जिससे आपको लगेगा कि इससे तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट, जैसे अलग अलग आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इस पे अगर कोई हिट करेगा तो मुझे खाने पे लाले पड़ जाएंगे। तो उस तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, एक अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जहाँ कि आपको लगता है कि इस तरह से करेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और फेक अर्जेंसी क्रिएट करना, यही एक साइबर क्रिमिनल का एक मनोवैज्ञानिक एक तरह से दबाव है, जिसमें लोग मतलब गलत डिसीजन लेते हैं, पेमेंट को तुरंत से ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोगों से बात भी नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के केसेस आए हैं। पटना का ये केस मैंने जिक्र किया है, जहाँ की एक डॉक्टर है, उन्होंने लगभग 2-2.5 करोड़ के करीब ट्रांसफ़र कर दिया एक पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप पढ़े लिखे हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप साइबर ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ये जो ट्रैप है इसमें इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है, इंजीनियर्स का मैंने डिस्कस किया है, जहाँ की अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, टेक की बंदा है, वो फंस जा रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। मैंने एक जिक्र किया है, एक मेरा क्लोज वन है, रिलेटिव है, उसके मतलब कोविड के टाइम में होता है जबकि एक ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड के लिए वो पेमेंट किसी को करना होता है और वो मतलब नंबर बंद करके फिर गायब हो जाता है। तो एक अर्जेंसी है आपको, ठीक है, तो आप जब आप जैसे जो एसओपी होता है, जनरली कोई भी काम करते हैं, जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, तो वो एसओपी फॉलो नहीं होता है। आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों ज़रूरत है पेमेंट करने की, इतनी जल्दी में क्यों करेंगे, और पेमेंट के लिए क्यों गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई आ रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट के केसेस आते हैं, तो एसओपी फॉलो नहीं करते हम लोग और उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। जी जी सर, अभी चूंकि डिजिटल क्रांति के हम इस दौर में हैं और भारत बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ऐसे में यूपीआई जो है या क्यूआर कोड से जो पेमेंट है उसमें भारत ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। और अभी आप उसका जिक्र भी कर रहे थे कि उस तरफ से भी केसेस बहुत आते हैं, या इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस उधर से ही आ रहे हैं। ये जो सुविधा दी गई है, ये खतरा कितना बढ़ा रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है इस तरफ कि हम ये सुविधा दें? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो एल्डरली हैं वो तो इस तरफ जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो टेक सेवी नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात उन्हें लगता है कि कहीं उनके पैसे ना चले जाए, तो एक वो डर भी है। तो कई सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस डर के वजह से भी नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो इतना फ्रीक्वेंट कर रहे हैं और इतना खो गए हैं उसमें कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे कि उससे उनका नुकसान भी हो सकता है, या वो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सिर्फ आप डेटा को ले लें तो गवर्नमेंट लगभग मेजर चंक ऑफ जो पेमेंट हो रहा है, जैसे पहले एनईएफटी करते थे ऑनलाइन, ये सारी, तो लगभग 86% डेटा जो है ऑनलाइन जो पेमेंट हो रहा है वो यूपीआई के थ्रू हो रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा सरकार को ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे देखिए टेक्नोलॉजी जिस तरह से बिहार में फिर इंडिया में जिस तरह से बढ़ा है, तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक का भी है, क्योंकि बैंक अगर बैंक अकाउंट खोलता है तो रेगुलरली आप अगर उनको बताते हैं, जैसे मैसेजेस करके नहीं, आप बुला करके यूज़र को इस तरह से यूज़ करना है, डिजिटल हाइजीन के बारे में, तब आप बताएंगे नहीं। जनरली क्या होता है कि यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग लेयर्स आ गए हैं जहाँ की पेमेंट के लिए लोगों को ये भी समझनी है कि यूपीआई पेमेंट, जैसे साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं कि आपको पेमेंट भेजा गया है, तो यूपीआई बेसिकली पेमेंट आने के लिए होता है, भेजने के लिए जनरली जो है यूज़ करते हैं, लिंक नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये समझ भी नहीं है डिजिटल में हम किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, और सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने यूजर्स हैं, लगभग 900 मिलियन अगर यूजर्स हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। और उसमें अगर इस पर अलग अलग लेयर बना करके काम किया जाए, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिसे उन्होंने क्या है कि छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का अलग एक प्रोसेस रखा है। अच्छा। और अभी जैसे यूपीआई का लेवल बढ़ा दिया कि आप मिनिमम जितने होते थे उसको ही बढ़ा दिया, कि जो लिमिट बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तो सरकार को भी पता है कि ट्रांजैक्शन बढ़ाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवेयर करें। क्योंकि जितना अगर आप देखें, एक एवरेज ऐसा नहीं है, जनरली लोगों को एक इम्प्रेशन रहता है कि यूपीआई में छोटे पेमेंट होते हैं, जनरली एक इम्प्रेशन है कि 1000-2000 का कर रहे हैं, बट एवरेज डेटा देख लें, यूपीआई का लगभग 1500-1600 रुपये के करीब का एवरेज है जो कि पेमेंट जाता है, क्रॉस इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बड़ा पेमेंट है जिसपे कि इस पे यूपीआई के थ्रू मतलब उस पे हमारी डिपेंडेंसी है। जी, तो इस पे डिपेंडेंसी, सरकार भी अब इस पे मतलब ध्यान दे रही है कि यूपीआई पे जा रहा है, तो आप अवेयर करें।
क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं है, जनरली आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इसका एस्पेक्ट क्या है, जो कि अगर पेमेंट के लिए अगर जाता है तो तुरंत से सिफोन ऑफ हो जाता है, पेमेंट पूरा निकल जाता है अकाउंट से। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा केसेस होता है। सर, बहुत सारे तरीके की चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे फ़िशिंग सुनते हैं, या KYC स्कैम है, या सोशल मीडिया हैक हो गया, या उसके अलावा डीप फेक या डिजिटल अरेस्ट, या जो हम अपनी स्टोरी में भी अभी डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ा अलग अलग से इनको समझना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर दीजिए, ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे होती है। देखिए, इसको समझे पहले, जैसे आप डीप फेक का बात कर रहे हैं, तो डीप फेक बेसिकली क्या है कि आप इम्पर्सोनेशन, जैसे आप कोई एग्जाम्पल मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले, और मैं भी चौंक गया कि जैसे हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, तो उनका एक वीडियो मैंने देखा और कोई न्यूज़ चैनल का था। ठीक है, इसको आप साइकोलॉजी को समझने की, जो साइबर क्रिमिनल्स का साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करता है, तो उनका एक वीडियो मैंने देखा और वो वीडियो में था कि वो मतलब किसी चीज़ को इंडोर्स कर रही हैं, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंडोर्स कर रही हैं कि आप इस तरह से करें, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है इस तरह से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक फिनांस मिनिस्टर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस तरह से प्रमोट नहीं कर सकती हैं। फिर धीरे धीरे मैंने जब देखा, और वो भी नेशनल न्यूज़ चैनल पे कर रही हैं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने जब धीरे धीरे करके देखा, उस चीज़ से मैच कराने की कोशिश की, तो आवाज़ भी ऑलमोस्ट 90-95% जो था सिमिलर था, और चेहरा तो साफ था, जो लिपसिंग था वो भी मैच था। तो आपको मतलब हर वो आदमी जो कि मतलब टेक्नोलॉजी को समझता है, उसको भी ये लगेगा कि ये तो ओरिजिनल वीडियो है जिसमें कि सीतारमण जी इस तरह से चीज़ें कर रही है। और उस तरह का चीज़ें जब एक बोल सकते हैं समाज में एक अच्छे पोजीशन पे लोग जब आप उस चीज़ों की बात करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा बन जाता है। तो साइबर क्रिमिनल्स का एक तरह से ये हथियार है, वो जानते हैं कि कौन बात करेंगे इस पर, तो लोग मतलब इस पर भरोसा कर लेंगे। और वहीं से शुरुआत होता है साइबर क्राइम का। आपको कोई चीज़ के लिए बोला जाएगा और उस लिंक को आप इसको क्लिक कीजिए, और लिंक करने के बाद फिर अलग से अकाउंट से अटैच जो पेमेंट्स है निकल जाते हैं। तो ये जो एक डीप फेक का एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, अगर चुनाव के संदर्भ में हम समझें, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, तो डीप फेक का यूज़ बहुत होता है चुनाव के संबंध में। आपने देखा कि प्रधानमंत्री की माता जी का वीडियो यूज़ करके डीप फेक के थ्रू किस तरह से उसको मतलब बाद में जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी आया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शायद डीप फेक का यूज़ के बारे में मतलब गाइडलाइन स्पेसिफिकली आया। तो इस तरह चीज़ें जब आती है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है, जो इंस्टीट्यूशन है जो वो ध्यान देती है, तो इसका प्रॉब्लम समझ में आता है किस मास पे, किस लेवल पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और अगर हम दूसरे चीज़ों को समझें, डीप फेक तो एक बात है, अलग अलग जैसे फिशिंग की बात करें, तो आप समझे जैसे मछली मारते थे पहले और उसमें आप चारा देते हैं, तो इस तरह से जो फिशिंग है वो चारा देने की तरह है, झांसा देने जैसा। हाँ, मतलब चारा ही समझ लें इसको। उसमें झांसा जैसे उसमें कुछ चीज़ें रहती है, जैसे अटैचमेंट में कुछ ऐसा चीज़ रहता है जिससे कि आपका जो डेटा है उसमें कुछ वायरस है, ट्रोजन वायरस होते हैं, तो वो वायरस अटैचमेंट के साथ डाउनलोड हो जाते हैं। और हम लोग जनरली क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। जैसे एग्जांपल ले लें, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, अगर वो कंपनी में जाएगा कि आपको परचेज ऑर्डर आया, एग्जांपल ले लें, और परचेज ऑर्डर आया, तो मुझे ऑब्वियसली एक क्यूरियोसिटी आ गई कहाँ से परचेज ऑर्डर आया। तो साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करता है। एक बिजनेसमैन है तो उसको क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। अब बिजनेस चाहिए तो उसके लिए एक अटैचमेंट आया, परचेज ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली खोलूंगा। और वो जनरली क्या होता है, कभी कभी एसओपी की जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं ध्यान नहीं दूंगा कि हो सकता है ये पीडीएफ है या कौन सा डेटा फॉर्मेट है। अब डेटा फॉर्मेट नहीं चेक करने के कारण क्या हुआ, डाउनलोड हो गया, हो सकता है वो ट्रोजन वायरस हो। अच्छा। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं फोटोज़ के साथ भी जो कि ये हो जाते हैं। आप अगर एक लिंक दे दें, आप अगर लिंक एनालाइजर करके टूल आता है, आप दे दें कि आपके फ़ोन में सिर्फ एक लिंक के थ्रू कितने डेटा लिया जा सकता है। मतलब आपको एक फोटो भेजा, उसके साथ एक लिंक अटैच्ड है, और कितने इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से लिया जा सकता है, तो आप फ़ोन यूज़ करना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल साइबर हाइजीन जो है, उसके लिए हमें बहुत मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो यूजर्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, खुद भी साइबर हाइजीन की बात कर रहे हैं। और जो ये मंथ भी इस पे मनाया जा रहा है, तो साइबर हाइजीन पे ही फोकस है। डिजिटल जागृति जो इसका थीम है, तो जागृति क्या है कि आप अवेयरनेस अलग अलग लेवल से सरकार कर रही है, आप
इंडिविजुअल, जैसे मैं एक ऑथर के रूप में या एंटरप्रेन्योर के रूप में क्या कर सकता हूँ, चाहे अवेयरनेस के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करूँ, लोगों के पास जाऊँ, वीडियोस बनाऊँ। मैंने इस पे वीडियोस बनाए बहुत सारे, लोगों को अवेयर करने का। एक एक आदमी अगर लाखों लोग को, हजारों लोग को अगर अवेयर करता है तो मुझे लगता है कितना बड़ा देश है। हर एक आदमी कोई नहीं कर सकता, सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। सामाजिक प्रयास होना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट पे भी हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, डिजिटल अरेस्ट अभी सबसे जो बोल सकते हैं रैम्पेंट है, और इस पे बहुत बात हुई है डिजिटल अरेस्ट का। बिहार का अभी लास्ट वीक का एक बड़ा केस आया जिसमें कि एक मतलब सुसाइड का केस आया। तो सुसाइड मतलब डिजिटल अरेस्ट से सुसाइड का तक का लेवल आ गया, जहाँ की मतलब बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। बिहार में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मतलब लगभग करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र किया गया, और उसके बाद 25 लाख के करीब ट्रांसफ़र किया गया। और वो जब वो रिपोर्ट करने गए थे तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हुई। तो इस तरह का जो केसेस है, इसका मास, इसका जो लेवल है, इसको समझने की ज़रूरत है। किस लेवल पे डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको समझना है। जैसे मुझे लगता है कि इतना सरकार प्रयास करे फिर भी डिजिटल अरेस्ट में फंस जा रहे हैं। मतलब अभी मुंबई का जो केस आया था, जहाँ की एक बैंक के, प्रीमियर बैंक के एक एम्प्लॉय जिनके अकाउंट से लगभग 15 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन हुआ। तो आप समझ लें कि बैंकर जो कि दिन भर ट्रांजैक्शन के बीच में रहते हैं, वो भी फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। और जैसे आप समझने की ज़रूरत है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे जो भी हो, जैसे ईडी बन के फ़ोन करेगा, इनकम टैक्स के एम्प्लॉय बन के फ़ोन करेगा, तो उनके पास ये टाइम नहीं होता है कि आपको वीडियो कॉल करके चीज़ें करे, आपको बताएं। तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है तो नहीं उठाइए, सरकार भी बोल रही है। अमिताभ बच्चन का इतना सारा ऐड आया, इस पे अलग अलग तरह से लोग प्रयास करें, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, इतने यूजर्स हैं कि कहीं ना कहीं ये चूक हो जाती है। और चूक का लेवल क्या है, आप समझे कि मुंबई में एक केस मैंने पढ़ रहा, लगभग 58 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक बिजनेसमैन में किया। और एक लेवल पे पैसे जब चले जाते हैं ना, तो इतने जगह पे वो मतलब चले जाते हैं, जैसे आप समझ लें कि म्यूल अकाउंट्स होते हैं, बैकग्राउंड में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हो गया, तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक लेवल के बाद आप मतलब सिर्फ आप कंप्लेन करके आप समझ सकते हैं कि आप रिपोर्ट कर दिया बस। तो आपको कंप्लेन करने का भी टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जल्दी से कंप्लेन करना। कभी इस तरह का इश्यूज आता है, कभी कभी आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं, लगभग 2-2 महीने का स्ट्रेच में ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब अब सितंबर से लेकर के नवंबर तक का ट्रांजैक्शन है, तो आप समझ लें कि कितना टाइम तक डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। तो ये चीज़, और कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर है उन पर। जी, आपकी किताब में एक चैप्टर है सर, लव लाइज एंड लॉगिन। क्या है वो चैप्टर और उसमें किस तरीके के स्कैम की चर्चा है? देखिए, जैसे एक तो मतलब बहुत बड़ा एक केस होता है। आप जब लव बॉम्बिंग एक वर्ड मैंने इस बुक में यूज़ किया है। जैसे बेसिकली आप अननोन नंबर से बहुत सारा आपको गुडी गुडी मैसेज आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और फेसबुक की तरफ से मैंने इधर देखा है 10-15 दिन पहले एक टूल यूज़ किया गया कि आपको जब अननोन नंबर से नॉर्मल से ज़्यादा मैसेज आता है और तुरंत से सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसे आप एक कोई फ्रेंड बना आपसे और तुरंत बोला कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, या फिर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप जनरली क्या करते हैं कि आप जैसे आपके लिए बोलेगा कि आपके लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंडिया, और आपको मतलब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि लगेगा कि ये तो मेरे लिए आ रही थी और ये मतलब यहाँ पे इसके साथ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे इसको पैसे दे देने चाहिए। यानी फैमिली में कुछ अर्जेंसी क्रिएट किया गया कि किसी को डिजीज़ है, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरह का तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। लव लाइज एंड लॉगिन्स, यहाँ की आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। किस तरह से, तो आपको एक ट्रैप किया जाता है लव कि आपसे बहुत प्यार है, ये चीज़ें हैं, और उसके बाद उसका जो एक्चुअल मोटिव होता है, जो फिनेंशियल मोटिव होता है, वो निकल के आता है। तो समझने की ज़रूरत है, उस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। अब समझना चाहते हैं सर, चूँकि हमने इतनी प्रॉब्लम्स पे बात कर ली है कि अब थोड़ा सोल्यूशन पे भी जाना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो क्या करें, शिकायत कहाँ करें, कंप्लेन कैसे करें, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कंप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक हेल्पलाइन नंबर है CERT, जो सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम के थ्रू होता है, 1930। एक सबसे पहला तो आपको प्राइम सबसे पहले वही करने की ज़रूरत है। दूसरा cybercrime.gov.in करके साइट है गवर्नमेंट का,
तो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। आप अब जैसे मैं बिहार की बात करूं तो अब साइबर थाने लगभग हर जिले में उपलब्ध हैं। हाँ। और क्योंकि केसेस बढ़े तो साइबर थाने भी बढ़े। मैं अपनी बुक में जिक्र किया हूं कि जब मैं बुक पे काम करना स्टार्ट किया या जो मेरी इनिशियल जर्नी रही, तो अभी मैंने बिहार में सिर्फ एक साइबर थाना हुआ करता था, साइबर क्राइम का एक सेल हुआ करता था। और आज इतना क्योंकि केसेस बढ़ गया है तो उस पर ओवरलोड ऐसा है, इतने केसेस हैं कि आप उसको अगर सिर्फ रिपोर्टेड केस को अगर मान लें तो भी बहुत है। और मतलब मेजर ऑफ जो केसेस होते हैं अनरिपोर्टेड जाते हैं, और उसके पीछे एक समाज में जो एक बोल सकते हैं टैबू बोल लीजिए, क्योंकि लगता है कि इस तरह की चीज़ें फंस गया, कोई ले लीजिए सेक्सटॉर्शन में कोई फंस गया तो पब्लिकली उसको लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं। तो वो अपने आप को पब्लिकली इस चीज़ को नहीं बताना चाहता है, इस तरह की चीज़ें कंप्लेन में भी नहीं ले जाना चाहता है। इवन कि उनके साथ फिनेंशियल फ्रॉड भी हुआ है और भी तरह के जो उनके इमेज को भी डिस्टॉर्ट किया गया है, बट फिर भी वो चीज़ को चाहते हैं कि नहीं करें ज़्यादा कंप्लेन या फिर इसको पब्लिसाइज नहीं करें। तो यहीं पे है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस का आता है रोल। और दूसरा है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल डर पे ही तो काम करते हैं। बिल्कुल। आपका पूरा डर का ही व्यापार है। जी, एक और बात जानना चाहते हैं सर कि साइबर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि घटना हो जाती है और कोई व्यक्ति उसमें बहुत लंबे समय तक रह जाता है। कंप्लेन का पूरा प्रोसेस अगर उसने जब कर लिया, उसके बाद भी देखते हैं कि साल 6 महीने लग जाते हैं और उसके बाद भी कभी कभी पैसे जो हैं वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये साइबर फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, साइबर क्राइम को जब आप समझेंगे तो जब एक नॉर्मल केस हो जाता है तो किस तरह से वर्क करता है, आप रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट मेजरली आप देखें, जैसे बिहार का एक कोई है जो कि विक्टिम है, विक्टिम बिहार का है, सर्वर यूएस में है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें होती है। और जो एक्चुअल जो कल्प्रिट है वो बैठा हुआ है उड़ीसा में, वो बैठा हुआ है झारखंड में, वो कहीं साउथ में बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इंटर स्टेट जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास और जो पुलिस भी है, पुलिस के पास भी ओवरलोड रहता है। तो एक एक केस के लिए वो बहुत ट्रैवल नहीं करेंगे। मतलब तो इसमें मैंने झारखंड गवर्नमेंट का एक ये पढ़ रहा था, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आप कभी भी कंप्लेन, जैसे कंप्लेन होता है ना, तो आप कंप्लेन जैसे बिहार से कोई कंप्लेन हुआ तो कंप्लेन को फोकस करके नहीं, जो एक्चुअल जो कल्प्रिट जहाँ बैठा हुआ उस पर फोकस होकर के काम करें, कंप्लेनेंट पे उस पर आप काम करें कि नहीं कि जहाँ फोकस है। और मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि जब एक मैंने जो ये पूरा सिस्टम देखेंगे वर्क करता है, क्योंकि सरकार भी इस तरह से तैयार नहीं है। अगर समझें पूरी तरह से, जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, इतने केसेस हैं, तो उतना इंफ्रा बनाना बहुत आसान नहीं है तुरंत से। तो उसके लिए बैकग्राउंड में धीरे धीरे काम हो रहा है, अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है, साइबर थाने बन रहे हैं, लैब जो फॉरेंसिक लैब होता है, डिजिटल फॉरेंसिक लैब बिहार में ही सेटअप हो रहा है। पहले क्या होता था कि गुजरात जाते थे, एक डिजिटल जब कोई भी क्रिमिनल होता है तो कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट तो छोड़ता है। हाँ, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट को अगर पकड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी ट्रैक करते हैं, कोई भी जो ट्रेल होता है वो पकड़ने का तरीका वही है, तो उसके लिए भी प्रोसेस होता था, तो बहुत टफ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि और डिजिटल जो डेटा जो होता है, जो एविडेंस बोल ले जिनको, वो तुरंत से डिस्टॉर्ट भी हो जाता है। तो अगर बहुत टाइम पे अगर केस नहीं उस पर कुछ काम किया गया तो वो फिर ओवरराइट हो जाता है, चीज़ें हट जाती हैं डेटा से, तो फिर उस केस में क्रिमिनल को पकड़ना भी टफ हो जाता है। जी। आखिर में सर जानना चाहते हैं कि साइबर हाइजीन के कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं? बहुत जल्दी में हमें ज़रूर बताइए। देखिए, साइबर हाइजीन पे 2-3 तो एक तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ोन में यूज़ करें। इवन कि आपका लॉगिन अगर स्पेस में जा रहा है तो उसको ध्यान रखें। दूसरा कि अगर कहाँ आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है, आप ये सारी चीज़ों को भी आप देखें। जैसे आपके आधार का ऑथेंटिकेशन कहाँ हुआ है, तो इसका लॉग हमेशा देखते रहें कि ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा यूज़ हो रहा हो जहाँ की आपने परमिट नहीं किया है, क्योंकि इसकी भी संभावना है। जहाँ की आप जो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, आपके थंब इम्प्रेशन का रेप्लिका बना करके सिलिकन से उसको भी यूज़ करके आपके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ है। आप पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करते रहें, पासवर्ड बहुत ऑब्वियस टाइप का नहीं रखें। ये सारी चीज़ें जो होता है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हों, जो एक मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। साथ में आप डेटा को लेकर के, जैसे जीमेल यूज़ करते हैं तो जीमेल में आप कहीं और से लॉगिन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और डेटा प्राइवेसी को लेकर के, मतलब समझ लीजिए जितना इम्पोर्टेंट डेटा
मतलब समझ लें आपका पूरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। राइट। क्योंकि आपकी जो पूरे बनाई संपत्ति है, पूरा एफर्ट लगा के आप पैसे बनाते हैं और कोई एक झटके में लेकर के चला जाता है। जी सर, एक आखिर में बताइए कि आपका ये जो सेकंड पार्ट आने वाला है किताब का, उसमें क्या कुछ होने वाला है? बुक पे अभी लगातार काम कर रहा हूँ। एक तो पहले हिंदी वर्जन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में हम लोग हैं, बिहार से मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदी में भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाइलिंगुअल और अलग अलग लैंग्वेज में इस पे काम कर रहा हूँ। अभी हिंदी में फ़िलहाल तो हिंदी पे काम कर रहा हूँ, और इसका सेकंड पार्ट पे भी, क्योंकि जैसे अपग्रेड कर रहे हैं क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स अपग्रेड कर रहे हैं, तो बुक में भी अवेयरनेस को भी अपग्रेड करने की हमें ज़रूरत है। तो अलग अलग चीज़ें, जब डिफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब्सोल्यूट हो गई, जैसे गेमिंग का जो एक चैप्टर मैंने रखा है, तो वो अब ऑब्सोलीट, क्योंकि सरकार का उस पर गाइडलाइन आ गया। ड्रीम 11 टाइप के जो एप्लीकेशन है उस पर बैन लग गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो जो डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली बुक में भी जो चेंजेस होने चाहिए वो करूँगा। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो जो और अपग्रेडेड ढंग से और तरीके बताऊँगा कि किस तरह से, क्योंकि टूल्स पे, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे बात तो बहुत हो सकता है, जब तक सोल्यूशन पे बात नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। तो मैं सोल्यूशन पे काम करता हूँ और बुक में भी कोशिश है कि सोल्यूशन दिया जाए। जी जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ पर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे अभिनव दास जी से, जो ऑथर हैं और साथ ही साथ साइबर विशेषज्ञ भी हैं, और उनसे आज हमने इस विषय पर सारी जानकारी ली और समझा कि प्रॉब्लम से लेकर के सोल्यूशन तक सब कुछ है उनके पास, और इस किताब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले दिन बिहार बिहान लेकर हम वापस आने वाले हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।